हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रीति सैनी। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एकेडमी फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो हैं वो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो जिसका नाम है क्लास 9th सिविक्स चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, तो इसमें हम पढ़ेंगे मेनली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिज़ाइन और प्रिपेयर किया गया था। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, मतलब ये रिटन रूल का एक सेट है दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग सिटीजन एंड ऑल्सो बिटवीन द सिटीजन एंड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से पूरी कंट्री के लिए एक रूल बुक है और उस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, रिटन सेट ऑफ रूल। ठीक है, तो ये रूल्स यहाँ के सिटीज़न को भी मानने हैं और यहाँ की गवर्नमेंट को भी मानने हैं। सभी के लिए सेम रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड और इसी रूल बुक को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जो पूरे कंट्री को एक रूल से रेगुलेशन से इक्वली ट्रीट करती है। ठीक है, तो अब दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा है अपार्थी सिस्टम, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपार्थीड क्या होता है, देखो, इट वॉज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, आपको पता ही है, जहाँ पर ब्लैक लोग रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जिस तरह से इंडिया में आपने देखा होगा जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर रूल किया था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ के लोगों को ब्लैक पीपल और अपने आप को वाइट बताते हुए दोनों में डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत सारा भेदभाव यहाँ के लोगों के साथ किया जिसको यहाँ के लोग सहन नहीं कर पाए और उन्होंने स्ट्रगल कर दिया किसके लिए, फ्रीडम के लिए। और 1947 में अंग्रेज़ों को भारत देश छोड़कर जाना पड़ा। सेम यही स्टोरी साउथ अफ्रीका में भी है। साउथ अफ्रीका में भी कुछ यूरोपियन जो थे उन्होंने अपना कब्जा कर रखा था। अब जो साउथ अफ्रीका के नेटिव लोग थे वो ब्लैक कलर थे। ठीक है, और जो बाहर के विदेशी लोग थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका पर कंट्रोल किया था वो वाइटिश थे। तो इस तरह से ब्लैक और वाइट कहकर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, स्किन ब्लैक कलर्ड पीपल के साथ और कलर्ड पीपल, मतलब जिनकी स्किन ब्लैक है और जो कलर्ड है, और वाइट पीपल। इन दोनों में जो वाइट पीपल ब्लैक और कलर्ड पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे उसको कहा जाता था अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका में क्या है, देखो, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट एंड गॉट इट्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद साउथ अफ्रीका को इन लोगों से, वाइटिश पीपल से छुटकारा मिला, इंडिपेंडेंट हो गए वो, और इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने अपनी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें सब लोगों को समान माना जाए और इक्वली ट्रीट किया जाए। अब नेल्सन मंडेला नॉट ओनली फॉट फॉर फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी ब्लैक्स एंड वाइट पीपल। अब नेल्सन मंडेला जिन्होंने 28 साल तक साउथ अफ्रीका के लिए स्ट्रगल किया और फाइनली जब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंट मिल गया तो नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। वो चाहते थे ब्लैक और वाइट पीपल साथ रहें और सबको इक्वल राइट्स हो, इस तरह की कंट्री वो चाहते थे। तो अलॉन्ग विद 7 अदर लीडर्स ही वो सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो वहाँ के जो लोग थे, जो विदेशी पीपल थे, यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे, जो वहाँ पर रूल कर रहे थे वाइटिश के नाम पर, इन वाइट लोगों ने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया और जेल से जब वो निकल कर आए, ठीक है, तो इम्प्रिजनमेंट इन 1964 में उनको जेल में डाल दिया, डेयरिंग टू अपोज अपार्थी रिजाइम। तो अपार्थी रिजाइम के लिए वो अपोज कर रहे थे जिसकी वजह से उसको पकड़ में जेल में डाल दिया गया। उसके साथ उनके 7
और लोग थे जो उनके साथी थे और स्ट्रगल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो नेक्स्ट 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की मोस्ट ड्रीडफुल प्रिजन, जिसको ड्रीडेड, बहुत भयानक जो प्रिजन है, जेल है, जिसका नाम है रोबिन आइलैंड, वहाँ पर उन्होंने काटे। और 28 साल के बाद जब वो वापस आए तब तक साउथ अफ्रीका धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होता चला गया और वो इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है। अपार्थी सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में अपार्थी सिस्टम क्या था? अब अपार्थी सिस्टम क्या है? अपार्थीड सिस्टम तो आपने पढ़ लिया ऊपर क्या है। अब साउथ अफ्रीका में क्या सिस्टम था, किस तरह से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो देखिए। ब्लैक एंड वाइट नेटिव ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied South Africa with arms and force. अब ट्रेडिंग कंपनी जैसे इंडिया में यूरोप से आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड करने के लिए और फिर उन्होंने पूरी कंट्री पर ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक यही प्रोसेस 17-18 सेंचुरी में साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। ट्रेडिंग के नाम पर कुछ कंपनीज वहाँ पर आई यूरोप से और उन्होंने धीरे धीरे साउथ अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। A large number of whites settled in South Africa and became the local ruler. अब साउथ अफ्रीका में बहुत सारे यूरोपियन जो गोरे लोग थे वो आकर रहने लग गए और उन्होंने धीरे धीरे साउथ अफ्रीका पर रूल कर लिया और वहाँ की लोकल लोग बन गए। ड्यू टू दिस सेटलमेंट ऑफ वाइट्स द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो इस वजह से जब बाहर के लोगों ने साउथ अफ्रीका पर कब्जा किया तो लोगों में भेदभाव किया जाने लग गया। जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुप्रीम मानते थे और ब्लैक और कलर्ड पीपल के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट एंड दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन वाइट एरियाज। तो क्या किया जाता, जो नॉन वाइट लोग थे जिनको ब्लैक या कलर्ड पीपल कहा जाता था, उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था कि वो ना तो जहाँ पर यूरोपियन या वाइट पीपल रहते हैं उनके साथ ना तो वो रह सकते थे, उनकी पब्लिक फैसिलिटीज़, पब्लिक पार्क तक का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स एक्सेट्रा वर ऑल सेपरेटेड फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो ये सारी चीज़ें, पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं, ट्रेन है, बस है, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज और लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब वाइट के लिए अलग थे और ब्लैक पीपल के लिए अलग थे। और इसी सिस्टम को सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो था लोगों का ब्लैक और वाइट के बीच में, इसको सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। ध्यान रहेगा, सेग्रीगेशन। अब अगला टॉपिक है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में ANC कहा जाता है, साउथ अफ्रीका की सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का। तो सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द अपार्थी। ये तो आपको पता ही है, 1950 से ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियन जो साउथ अफ्रीका में आकर रहने लग गए थे उनको कलर्ड पीपल कहा जाता था। ये अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लेड द मूवमेंट। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने इस मूवमेंट को, स्ट्रगल मूवमेंट को लीड किया, जिसमें स्ट्राइक्स की गई, प्रोटेस्ट मार्च भी निकाली गई। मैनी वर्कर्स यूनियंस, कम्युनिस्ट पार्टी एंड सेंसिटिव वाइट्स ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थी। तो कुछ वाइटिस में ऐसे भी लोग थे जो ब्लैक लोगों के पीछे कलर्ड लोगों के लिए सहानुभूति रखते थे, तो उन्होंने भी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल इंक्रीज्ड द वाइट रूलर्स रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल बाय लिमिटिंग फ्रीडम ऑफ ब्लैक्स। अब जब प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया, तो वाइटिस ने जो वाइट पीपल थे उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा दिन तक वो इन ब्लैक पीपल पर रूल नहीं कर सकते और अब ये लोग फ्रीडम लेकर रहेंगे, आज़ादी लेकर रहेंगे। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स इन जेल, नेल्सन मंडेला बिकम अ फ्री प्रिजनर। अब
28 ईयर्स उनको हो गए थे, 1964 में वो गए थे और अब वो जेल से रिलीज़ हो गए हैं फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। और अंततः 1994 में 26 अप्रैल 1994 को द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका इमर्ज। इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो यूरोपियन थे, वाइट पीपल थे, उन्होंने लोगों को इंडिपेंडेंट बना दिया, कंट्री छोड़ने का निर्णय कर लिया और साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक साउथ अफ्रीका बन गया। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड paving way for the formation of a multiracial government। मल्टीरेशियल गवर्नमेंट मतलब अब अपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करने के बाद वहाँ की जो नई गवर्नमेंट थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बने, वो चाहते थे अब जो यहाँ की गवर्नमेंट हो उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाए, फिर चाहे वो वाइट पीपल हैं, कलर्ड ब्लैक पीपल हैं या कलर्ड पीपल हैं, सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाए, ऐसी गवर्नमेंट वो साउथ अफ्रीका में बनाना चाहते थे। सो नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। द ब्लैक लीडर अपील्ड टू फेलो blacks to forgive the whites for their cruel treatment, and after debates and discussion of 2 years, the blacks and whites sat together and made one of the finest constitution of the world। अब लोग चाहते थे कि वाइट और ब्लैक के बीच में जो भी भेदभाव था या फिर जो भी मनमुटाव थे वो सब दूर हो जाएं। ठीक है, 2 साल के बाद ये इक्वालिटी आई और एक नया अफ्रीका का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें ब्लैक वाइट कलर सबको इक्वली ट्रीटमेंट किया गया, इक्वालिटी प्रोवाइड की गई। अब नेल्सन मंडेला ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब किस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया और कौन कौन सा लोग उसमें स्ट्रगल में शामिल थे, क्या क्या प्रोसेस था, वो सब इस बुक में लिखा हुआ है, जरूर पढ़ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। The drafting of the constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में ऐसा तो नहीं है कोई एक आदमी बैठकर उसको लिख देगा और सब लोग उसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने भी मेंबर्स थे उनकी एक कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को का नाम रखा गया कमेटी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। अब व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, अगला टॉपिक है हमारा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ती है? तो आपको पता है इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल दैट इज नेसेसरी फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। तो एक ही कंट्री में अलग अलग तरह के लोग, जैसे मैंने अभी कहा साउथ अफ्रीका में ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं और कलर्ड पीपल भी हैं, या इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, रीजन है, रिलीजियन है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, कानून के साथ सब समान हो, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी था जो सब पर इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाए बिना किसी भेदभाव के। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू मेक विच डिसीजन। अब गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन हैं, पीएम है, सीएम है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, एग्जीक्यूटिव है, अगर हम इंडिया की बात करें, जो भी जितने भी ऑर्गन हैं, सभी को क्या काम करना है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है और गवर्नमेंट उसी के अकॉर्डिंग रन की जाती है ताकि कोई अपनी पावर का गलत या अनलिमिटेड इस्तेमाल ना कर सके। इट लेज डाउन लिमिट्स टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो स्पेसिफाइज द राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर, गवर्नमेंट की पावर के साथ साथ वहाँ के जो सिटीजन हैं उनके राइट्स के बारे में भी स्पेसिफाई या मेंशन किया गया है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उन लोगों के एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है जो एक अच्छी सोसाइटी का, समाज का सपना देखते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जो काम दिया गया था वो एक असेंबली को दिया गया था जिसमें लोगों के द्वारा चुने हुए लीडर्स थे जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव्स की कमेटी को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है।
तो आशा करती हूँ आप सबको इतना समझ आया होगा। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम बात करेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना, क्या प्रोसेस था इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें, इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और उसके अलावा 8 अदर मेंबर्स थे कांग्रेस के, जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया 1928 में। एट द कराची सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन 1931 द लीडर्स डिसाइडेड ऑन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी लुक लाइक। अब कराची में कांग्रेस का जब सेशन हुआ 1931 में, वहाँ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट्स टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एक्सेट्रा वर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस्ड इन बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स। तो इन सब सेशंस में ये सब डिस्कशन किया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं, इन सब के राइट्स के बारे में। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आपको पता है कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने अलग अलग कंट्री से जो आइडियल रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उस कंट्री से एडॉप्ट किए। जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आइडिया उन्होंने लिया। द बिल ऑफ राइट्स ये यूएसए से लिया। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जिनसे इंस्पायर होकर उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर रिसर्च करके बहुत ज़्यादा सोच समझकर एक कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तैयार किया था। अब द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपने ऊपर ही पढ़ा था, लोगों के द्वारा जो लीडर्स चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसको रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉम्प्रोमाइजिंग 299 मेंबर्स। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, इसमें 299 मेंबर्स थे और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद 2 साल के बाद अप्रॉक्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एडॉप्शन में या बिहेवियर में लाया गया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन। आपको पता है ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में आपने सुना होगा। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और B.R. अम्बेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए डिस्कशन प्रिपेयर किया। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। तो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए जो भी वर्ड बोला गया, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए, डिस्कशन हुआ, उन सबको रिकॉर्ड करके सेव रख दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 26, 1950 और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे हमारे इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन और रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है
पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग जो मेन चीज़ें थी, अच्छी अच्छी रूल्स थे, वो अडॉप्ट किए गए, तब जाकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड। रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके रूल्स में कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं। प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें आपके हर एक सिटीजन के कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल का जो भी व्यक्ति है या उससे ऊपर है उसको वोट डालने का अधिकार है और हर एक वोट की अपनी अलग वैल्यू है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, अब है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है मेकिंग चेंजेस। तो एज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ हाईली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट नीड्स टू बी अमेंडेड रेगुलरली टू कीप इट अप टू डेट विद द चेंजेस टाइम। तो जिस तरह से टाइम बदल रहा है उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, इसके लिए उसमें अमेंडमेंट का प्रोविज़न बनाया गया है, ठीक है, ताकि टाइमली उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम और नीड्स किया जा सके। दोज हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दैट इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। तो उन्होंने सोच समझकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि जिस तरह से चेंजेस होते रहेंगे सोसाइटी में, उस तरह से इसमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स भी किए जा सकेंगे टाइमली। सो द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोविज़न फॉर मेकिंग सच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह से टाइम टू टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं वो टाइमली इसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आता है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। अब लास्ट जो टॉपिक है आपका वो है पेरिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पेरिएम्बल जिसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा कहा जाता है, जो फर्स्ट पेज पर लिखी होती है, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। द पेरिएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द आइडिया एंड बेसिस प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पेरिएम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला वर्ड देखिए इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम जो इंडिया के लोग हैं, सॉवरेन, किसी भी कंट्री का हमारी कंट्री पर कोई अधिकार या कंट्रोल नहीं है। सोशलिस्ट, सामाजिक है पूरी तरह से। सिक्युलर मतलब किसी भी एक रिलीजियन की रिस्पेक्ट ना करके, ऑफिशियली रिलीजियन को ना लेकर, इंडिया में जितने भी रिलीजियन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन या अदर, सबका हम सम्मान करते हैं। हमारा कोई अपना ऑफिशियल रिलीजियन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक समाज होगा, सरकार होगी, रिपब्लिक होगी, और सभी के लिए न्याय होगा, सभी को आज़ादी है, कानून के सामने समानता है, और सब लोग यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डाइवर्स पीपल जो है आपस में फ्रेटर्निटी या भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये है पेरिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आशा करती हूँ आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो हमारे चैनल एकेडमी फॉर इफ़ेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और वेट करें हमारी अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।